अब वक्त है हमारे दूसरे पैनल डिस्कशन का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंदम डिफेंस एकेडमी के चेयरमैन एमएल ढाका जी और शिवराम चौधरी जी। आप कोड विद्या के फाउंडर हैं, आप कृपया मंच पर पधारें। सबसे पहले तो सर स्वागत है आप दोनों का हमारे इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में। ढाका जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ही बता दीजिए सबसे पहले। सर, गोविंदम एजुकेशन ग्रुप पालवास रोड सीकर पर 2011 से संचालित है, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और डिफेंस कोचिंग जो डिग्री कॉलेज के साथ संचालित है। और इसमें डिफेंस के लिए कॉलेज के साथ साथ हम डिफेंस की भी तैयारी करवाते हैं, जिसमें बच्चे के डिग्री के साथ साथ जो 3 साल का समय होता है उसमें उसकी तैयारी साथ साथ चलती रहे। इसलिए ये सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट 2011 में हम लेके आए थे कि बच्चा कॉलेज करने के बाद में जब तैयारी में लगता है तो उसके बाद में समय उसके पास बचता नहीं है, क्योंकि उसकी एज लिमिट 18 से 21 वर्ष होती है, तो उसके पास समय कम बचता है। इसलिए हमने कॉलेज के साथ साथ ही डिफेंस की तैयारी के लिए ये कंसेप्ट लेकर आए थे। और बच्चा कॉलेज करते करते डिग्री होने से पहले पहले ही नौकरी लग जाता है, तो ये सबसे कम उम्र में फास्ट नौकरी लगने वाला कंसेप्ट है। किस तरह से डिफेंस में एक आज कैरियर बना सकता है एक बच्चा, और आपकी एकेडमी की क्या खासियत है? सर, मेरी डिफेंस एकेडमी का रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम जो भी रिजल्ट प्रदर्शित करते हैं तो बच्चे का पूरा एड्रेस के साथ साथ उसके पते के मोबाइल नंबर भी अंकित करते हैं, जो ये सब एक अलग दर्शाता है कि हर बच्चे के नीचे उसके मोबाइल नंबर होने से ये सत्यता की जांच हो जाती है कि जो भी हमने रिजल्ट दिखाया है वो ओरिएंटेड है। दूसरा, हमारी कोचिंग की ये खासियत है कि हमने लगातार अच्छे परिणाम दिए हैं और बहुत से कैरियर के मामले में डिफेंस से 10th के बाद में ग्रेजुएशन तक हर स्तर पर डिफेंस में बहुत से का निर्माण बच्चा कर सकता है। 10th के बाद में आर्मी जीडी है, एसएसजीडी है, और 12th के बाद में नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के अंदर एसएसआर और AA एयरफोर्स में एक्स और वाई जो टेक्निकल ग्रेड हैं उसमें बच्चा अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है। ग्रेजुएशन के बाद में CDS है, एपकैट है। इस तरह से इन एग्ज़ामों के बाद में डिफेंस में जाकर के बच्चा अपना अच्छा करियर का निर्माण कर सकता है और साथ में देश सेवा का भी एक शानदार जो अपना कार्य है वो कर सकता है। चौधरी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। कोडिंग की तरफ बहुत स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं, हम जानना ही चाहते हैं कि कोडिंग है क्या? कोडिंग सिंपल एक लैंग्वेज है। जैसे आज आप उनमें हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे इंग्लिश है, वैसे ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेजेस हैं वही कोडिंग है। तो आप किसी भी ऐप को खोलेंगे, उस पर लिखा है जारी रखें, तो उसको क्लिक करते हैं, उसके आगे की प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन बैक एंड में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो एज स्पेसिफिक लैंग्वेजेज हैं वो बच्चे सीखते हैं, और कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करना है वो कोडिंग है। इस कोडिंग में आज क्या भविष्य में क्या संभावना है? अगर कोई बच्चा कोडिंग की क्लास करता है और वो सीखता है तो उसके लिए भविष्य में संभावनाएं क्या है? गूगल ने अपना एक रिसर्च किया था जिसमें वो ये कहते हैं कि बाई 2030 78% ऑफ द जॉब्स विल बी रिलेटेड टू कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। तो आने वाला जो समय है वो कोडिंग से ही रिलेटेड है। पिछले अगर 7-8 साल की बात की जाए तो हम सारी चीज़ें ऑनलाइन करने लग गए। पेमेंट है, टैक्सी बुकिंग है, होटल बुकिंग है, फ़्लाइट बुकिंग है, ईच एंड एवरीथिंग। तो टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है और उसको मेंटेन करने के लिए, उस इंफ्रा को मेंटेन करने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत रहेगी। तो लगभग हर बच्चे को कोडिंग सीखनी चाहिए। ढाका साहब, आपसे सवाल है, ख़ास तौर पर डिफेंस में जाने वाले बच्चे
बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, बहुत से जो दूसरे फर्जी काम करने वाले लोग हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं और उससे बच्चों का भविष्य भी चौपट हो जाता है और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्या मानना आपका कि इस तरह से बच्चे किस तरह से सावधान रहे और कैसे लोगों के संपर्क में आने से खास तौर पर बचे? इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे और पेरेंट्स को सजग रहने की आवश्यकता है। और इस तरह के झांसे में आने से जो बच्चे का जो समय होता है, पीक समय होता है जिसमें उसकी तैयारी होती है, उसका सिलेक्शन होता है, उस समय वो ऐसे शॉर्टकट रास्तों की तरफ अपना ध्यान दे करके उस समय का तो जाया करेगा ही करेगा, साथ में एक आधा कोई ऐसा तुक लग जाता है जो उस तुक की वजह से ठगी के शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसके लिए सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मेरे हिसाब से गार्जियन को इस मामले में बहुत ज़्यादा सजग रहनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से अपना एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि 10-20 लोगों से पैसे कलेक्शन कर लेते हैं, उसमें से संजोग से 1-2 बच्चे निकल जाते हैं, उसके लिए उसका अपना प्रचार करते हैं कि भाई ये हमने लगाया है, जबकि वो संयोग से अपनी मेहनत से ही लगते हैं, उनके पैसे उनके ऐसे ही बिना मतलब ठगे जाते हैं। सरकार को किस तरह का रोड मैप बनाना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें आए ही नहीं? सरकार को इनके खिलाफ अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा हो या उनके खिलाफ जब भी कोई एक्शन आता है या कोई लोग सूचना मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानून थोड़े सख्त होंगे तो इस तरह के लोग पनपेंगे नहीं। और उसके लिए मुहिम भी चलानी चाहिए, थोड़ा प्रचार प्रसार भी करना चाहिए और जहाँ कोचिंग होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर भी इन तरह की एक प्रसारित किया जाना चाहिए कि इन लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। शिवराम जी सर, क्या सरकार भी जो कोडिंग है आपका उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रही है या क्या कुछ किया जा सकता है गवर्नमेंट के स्तर पर? राजस्थान सरकार बहुत जागरूक है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को लेके। 20 मार्च को इन्होंने राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड जब दिए स्टार्टअप्स को, तो 8 स्टार्टअप में 3 स्टार्टअप एडटेक थे, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के थे। और वो सारा का सारा पैसा जो इनको मिला है वो उन सरकारी स्कूलों में उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए दिया गया है। तो जैसे मेरी जो कंपनी है कोड विद्या, वो 50 स्कूलों में उस कोडिंग करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अलावा जैसे जयपुर में डिजी फेस्ट हुआ, जोधपुर में हुआ, वहाँ पे आईटी डे पे प्रोग्राम हुआ, उसमें आइडियाथन था, हैकाथन था। ये इसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राज्य सरकार एक आइडियाथन करवाएगी मई और जून में, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल और एक कॉलेज को चिन्हित किया है जहाँ पे लॉन्च पैड क्रिएट किए हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, टेक्नोलॉजी के साथ उसको स्केल किया जा सकता है, तो वो उसको पिच करें, उसकी फंडिंग उठाएं। तो टेक्नोलॉजी उसको एम्पावर कर रही है। इसके लिए स्किल एजुकेशन को लेके सरकार के काफ़ी प्रयास इसमें हैं और वो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वॉल्व करके और इसको एक लेवल पे लेके जाना चाह रही है। दादा साहब, डिफेंस को लेकर के आजकल कई सवाल हैं पेरेंट्स के मन में भी, जिससे नई योजनाएं हैं उसके बाद में क्या भविष्य मानते हैं अब आने वाले समय में बच्चों का डिफेंस के अंदर? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि डिफेंस में बहुत जल्दी नौकरी लग जाता है, बहुत ही कम उम्र में बच्चा सर्विस लग सकता है। ग्रामीण परिवेश में जो मध्यम परिवार के रहने वाले लोग हैं उनको जल्दी नौकरी की आवश्यकता रहती है, इसलिए डिफेंस में जाकर के बच्चा जल्दी नौकरी लग सकता है और अच्छा अपना करियर निर्माण कर सकता है, परिवार का भी संबल बन सकता है। डिफेंस के क्षेत्र में हमारा कोचिंग पिछले 10-11 साल से काम कर रहा है, जिसमें हमने कॉलेज के साथ डिफेंस की कोचिंग करवाते हैं, जिसमें डिग्री प्लस कोचिंग दोनों का साथ साथ तैयारी करवाते हैं। आजकल इसमें बच्चों का बहुत रुझान बढ़ा है, जिससे कंपटीशन भी बढ़ा है। इसके लिए हमने थोड़ा और समय बच्चे का मिल सके, इसके लिए हमने 11वीं के साथ भी साइंस का जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट किया है। कॉलेज के साथ टारगेट बैच स्टार्ट किया है
और 11th-12th के साथ फाउंडेशन किया है। तो जो बच्चा डिग्री करे उससे पहले पहले उसकी तैयारी इस रूप से चले कि उसको डिग्री से पहले ही नौकरी मिल जाए, तो डिफेंस में बहुत ही जाकर के अपना अच्छा करियर का निर्माण कर सकता है। चौधरी साहब, आपसे सवाल, क्या मानते हैं आप सीकर की स्कूलिंग व्यवस्था को, या कितना और उसमें सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि पेरेंट्स भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए। इवोल्यूशन जो है वो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सुधार की गुंजाइश तो हर सिस्टम में हमेशा रहेगी। पिछले दिनों मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे मास्टर क्लास बनाई थी। 1 घंटे की वो क्लास है, तो उसको डिलीवर करने के लिए लगभग 100 स्कूल राजस्थान और यूपी के मैंने विज़िट किए। दिल्ली गया, बेंगलोर भी गया, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीकर के स्कूल्स मेट्रो सिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जस्ट उससे आधी फ़ीस पे दे रहे हैं। आप देखो तो जैसे अगर अपन बात करें तो सीकर के लगभग सारे सीबीएसई स्कूल्स में 2017-18 से कोडिंग का करिकुलम चल रहा है। स्किल एजुकेशन की बात अभी सर कर रहे थे, तो स्किल एजुकेशन को लेके भी हम अवेयर हैं। सारे के सारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप टीचर्स की बात करें तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को मिलता है। तो बहुत बार ये चर्चा होती है कि सीकर और कोटा में क्या अंतर है या दूसरे शहरों में क्या अंतर है, तो मैं ये बड़े मजबूती से ये कह सकता हूँ कि सीकर के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर्स को ये पता होता है कि ये बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, इसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं, और उसके हिसाब से उसको कैटर करता है। तो यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोग्रेसिव हैं, इनोवेटिव हैं, और यहाँ पे बड़ी रिच फैसिलिटीज़ हैं। एक सर, 8th 9th तक आते आते आजकल फाउंडेशन का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। उसके चक्कर में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं, जो दूसरे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें बच्चे को नहीं भेज पाते हैं। क्या मानते हैं आप, ये कुछ इसमें भी और सुधार होना चाहिए, या दूसरी एक्टिविटी से बच्चे को जोड़ के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखो, एजुकेशन के 2 एस्पेक्ट हैं, एक कमर्शियल एस्पेक्ट है और एक एजुकेशन और मेडिकल तो ऐसे प्रोफेशन है जिस पे अगर सेवा भाव नहीं है तो ये खतरनाक सिचुएशन है। लगभग वर्ल्ड के 18 एजुकेशन सिस्टम के साथ मैं काम कर चुका। चिंता का विषय ये है कि इंडिया के अलावा कहीं कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री आती है, फोमो क्रिएट करती है, और उस वक्त मैं कई बार कहता हूँ 6th 7th 8th का बच्चा, जब उसको ये पता नहीं कि मेरे को नाड़ा कैसे बांधना है, उस वक्त वो ये डिसाइड करवा देते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो मैं तो पैशनेटली एजुकेशन में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि 10th क्लास तक बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों बात की कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट के बिना एडमिशन नहीं हो, और अगर आ भी गए बच्चे तो उनकी स्किल एजुकेशन के लिए काम हो। तो जितनी ये जो डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, ये जो सारी बातें आ रही हैं, ये तब आती हैं जब बच्चे का पैशन और उसका प्रोफेशन अलाइन नहीं होता। पेरेंट्स अपने सपने जब बच्चे पे थोपेंगे तो उसको ये पीड़ा होगी, और वो जब अपना 100% नहीं देगा तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो प्री फाउंडेशन जो है वो किसका है? प्री फाउंडेशन ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, वो बच्चा अपना डिसाइड करे मुझे कहाँ जाना है। सीबीएसई ने भी व्यवस्था कर रखी है, जब बच्चा 10th क्लास में आए तो उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में वो डिसाइड करे मेरे को कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, अपनी इनर वॉइस को समझे और उसके बाद अपना निर्णय करे। नागा साहब, डिफेंस में जाने के लिए खासतौर पर ये एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई पेपर की तो ज़रूरत है ही, इसके साथ साथ फिजिकल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो उसमें वो टेस्ट उसको पास करना पड़ता है। सीकर में किस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखते हैं, किस तरह के कोच हैं जो उन बच्चों को ट्रेन कर सकें फिजिकली? पिछले कुछ सालों से डिफेंस कोचिंग खूब खुली हैं, और मेरा मानना है कि डिफेंस कोचिंग प्रॉपर वही है जिसके पास पर्याप्त खेल का मैदान हो, स्वयं के हॉस्टल हो, उसको सारी फैसिलिटी एक ही कैंपस में मिले। क्योंकि
फिजिकल जो है वो डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए मस्ट है। और डिफेंस में जाने के लिए जैसे ही हम बात करते हैं तो उसके लिए रेजिडेंशियल कोचिंग होना ज़रूरी है। रेजिडेंशियल कोचिंग है तो उसके पास स्वयं के मैदान हैं जिसमें उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सके, और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए सारे संसाधन हो, जिम भी हो, ये सब ज़रूरी हो। और ये सब जिनके पास है वो प्रॉपर कोचिंग है और जिसमें सिलेक्शन भी अच्छे निकल रहे हैं। ऐसा माहौल इन 5-7 सालों में सीकर में खूब बना है। लेकिन अब जो जहाँ पर केवल रेंट पर छोटी कोचिंग है, जिनके पास फिजिकल के लिए वहाँ उनके पास स्वयं का मैदान वगैरह नहीं है, उसमें फिजिकल की प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया ढाका साहब और चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।